वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हमने बहुत सारे अहम मौज़ूआत को कवर किया। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमने बात की जी लर्निंग डिसऑर्डर्स एंड डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर, जो कि दिक्कत पैदा कर सकता है आपके बच्चे के लिए क्लास में अपने करिकुलम को फॉलो करने में, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में। इसके अलावा जी हमने बात की बोन हेल्थ एंड ऑर्थोपीडिया की, जो कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पेशलिटी है पाकिस्तान की, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे मिथ्स के लोगों को लगता है कि जी नुस्खा बता दें, कुछ खाने पीने की चीज बता दें बोन हेल्थ के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, लेकिन सर्जरी हम नहीं कराएंगे। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इफ यू गोइंग अनफॉर्चुनेटली टुवर्ड्स अ सेपरेशन और अ डिवोर्स, तो एक खातून के पास क्या राइट्स मौजूद हैं। अगर आपने इसमें से कोई भी सेगमेंट मिस किया है, यू कैन गो टू माई फेसबुक पेज। फेसबुक एड्रेस आपके सामने है जी, sidraiqbal.official, एंड यू कैन चेक दिस आउट। लेकिन अब हमारी कॉन्वर्जेशन होगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक के ऊपर। हम अक्सर मुख्तलिफ रिश्तों को कवर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में, और खास तौर पे आज साल 2021 में पेंडेमिक के बाद, इन रिश्तों के बेसिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, इनके रवैयों में, इनसे माशरा और इंडिविजुअली लोग, फैमिलीज क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उन एक्सपेक्टेशंस में क्या कमी आई है या क्या डिफरेंस आया है। आज हमने सोचा कि बहुत ही, अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर डालते हैं, कम घराने ऐसे रह गए हैं जो अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, जहां पे अभी भी घर का जो सरबराह है उसका होल्ड होता है। और अगर ऐसा है और उसके एक नहीं कई बेटे हैं, जब उन बेटों की बहुएं आती हैं तो उनका आपस में कैसा रिश्ता होता है। तो हम अक्सर सास बहू की बात करते हैं, नंद और भाभी की बात करते हैं, लेकिन जेठानी और देवरानी के रिश्ते पे बात नहीं की जाती कि उसकी क्या डायनामिक्स होती हैं। तो आइए जरा इसको एक्सप्लोर करते हैं। तीन जबरदस्त खवातीन आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जी हमें वर्चुअली ज्वाइन कर रही हैं अस्मा शकील। थैंक यू सो मच अस्मा, वक्त निकालने के लिए एंड फॉर बीइंग हियर विद अस। इसके अलावा माहिर नफ्सियात वजीहा गनी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वजीहा कि आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। द पावर डायनामिक्स ऑफ अ फैमिली सिचुएशन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अ वेरी डियर फ्रेंड जो हमारे साथ अक्सर होती हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स को भी कवर करती हैं। आप इनको मुख्तलिफ रोल्स में देखते हैं, ऑन टेलीविजन एज वेल, व्हेन शी इज एक्टिंग, व्हेन शी इज होस्टिंग। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद हैं सलमा जफर। तो आप सब लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सलमा, सबसे पहले अगर आपसे शुरुआत करें और अगर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ हमें बताएं कि जैसे सास बहू का रिश्ता, नंद और भाभी का रिश्ता, इससे तो थोड़ा डराया जाता है। जेठानी और देवरानी का रिश्ता, इसमें भी क्या कोई डरने की बात है? पहले तो आप सबको सलाम और थैंक यू सो मच। इतना अच्छा टॉपिक है, इतना मजेदार। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं सिद्रा, तो मैं ब्लेस्ड रही इस मामले में कि मेरी जो सबसे बड़ी जेठानी है वो मेरे लिए बिल्कुल दोस्त और माँ का किरदार अदा करती रही। शुरू में मुझे उनसे बहुत डर लगता था और मुझे सब इर्द गिर्द लोगों ने यही कहा, इनसे बचकर रहना, इनसे बचकर रहना। पता नहीं क्यों वो मेहंदी की मिठाई भी खिलाते हुए ना सबने कहा इससे बचकर रहना अपनी बड़ी जेठानी से। लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल बेटियों की तरह लेकर आगे चली। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में माशाल्लाह ढेर सारे लड़के हैं और मेरी सास के बेशुमार बहुएं हैं, तो उसमें मैंने ये उतार चढ़ाव जरूर देखा है। जो एक दूसरे की लेग पुलिंग भी कर रहे होते हैं और उन्हें बुरा लग रहा होता है, जहाँ सास का रुझान बहुत ज्यादा जा रहा है या दो जेठानियां देरानियां आपस में इकट्ठी बैठी हुई हैं, तो वो कोई ना कोई फूट जरूर डलवाती है। तो ये रिश्ता एहतराम का भी है, प्यार का भी है, लेकिन बिल्कुल इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इसमें डरते भी हैं और उनके साथ बहुत सारे मिसहैप्स भी होते हैं। अच्छा, फेस टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अस्मा, अगर आपके पास ये सवाल लेके जाऊं कि अब जाहिर सी बात है, कुछ खवातीन की प्रेफरेंस होती है कि वो होम मेकर्स हैं, कुछ खवातीन प्रोफेशनल्स होती हैं। अगर देवरानी या जेठानी या दो बहुओं में सबसे मेजर फर्क ये है कि इनमें से एक वर्किंग वुमन है और एक होम मेकर है, तो क्या दोनों के साथ जो रवैया है ससुराल वालों का, दोनों की जो साख है ससुराल में, उसमें कोई डिफरेंस होता है? क्योंकि एक कमा कर लाती है, हो सकता है वो पैसे कंट्रीब्यूट करती हो, और दूसरी हो सकता है घर की तमाम चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व है, घर के काम कर रही है। आप दोनों में क्या फर्क देखती हैं? Assalamu alaikum Sidra, and thank you for the providing me the opportunity to discuss such a nice topic. देखिए, मैं सबसे पहले जो डिस्कस करना चाहूंगी, when we are discussing about the family, तो the most important and the ignored thing in a family is the willow. जो एक फैमिली का एक willow tree होता है ना, जो कि आपकी फैमिली को hierarchically रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसके अंदर जो डिफरेंट टीयर्स होते हैं, the tiers come up with different authorities and with responsibilities. तो हर बंदा फैमिली के किसी टीयर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं और उसके साथ साथ उसकी अथॉरिटीज भी होती है।
तो if we are talking about the देवरानी and जेठानी, तो definitely जेठानी is a relationship जो कि थोड़ा सा टॉप टीयर पर होता है, जिसकी थोड़ी सी अथॉरिटी आप समझ लें ज्यादा होती है, क्योंकि हमारी सोशल नॉर्म ये है कि जेठानी वो होती है जो घर में ऑब्वियसली शायद 90% पहले आई होती है घर में, और देवरानी ऐसी होती है जो कि बाद में आती है। मैं 90% इसलिए कह रही हूँ कि कुछ केसेस में वाइस वर्सा भी होता है, लेकिन उसकी जो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट यू ओवर देयर, लेकिन अब इसमें भी बड़ी तब्दीली आ रही है। आपने खुद ही कहा कि 90% ऑफ द टाइम जेठानी पहले आती है, लेकिन अब अगर लड़कों की उम्र करीब करीब है, जिसकी भी पहले शादी हो गई, क्या ये ऑर्डर अभी भी इतना मैटर करता है कि बड़े बेटे की जो बहू है उसको हम क्या कितनी अहमियत दे रहे हैं? क्या ये अहम है अभी भी अस्मा? नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको एज ए नॉर्म लेकर चलें, इसको एक फैमिली नॉर्म की तरह ट्रीट करें, तो कुछ फैमिलीज में अभी भी ये मैटर होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ये कर देते हैं कि जी वो दोनों भाइयों की शादी इकट्ठी कर दी, या बहुत फिर उनको अगर देवरानी पहले आ जाती है तो बहुत जल्दी होती है उनको कि जी विद इन 2 or 3 months और विद इन अ ईयर हम जेठानी के लिए हैं। तो जो जेठानी इज अ वर्ड दैट कैरीज द अथॉरिटीज एंड बिल्कुल सही। अच्छा जी अस्मा जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। कहाँ से बात कर रही हैं? और यही बहरिया से बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद में। और आपका जी फरमाइए मैम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो ये कि मुझे आपका शो बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें कोई शादी ब्याह और तमाशे वाली चीजें नहीं होते। आई मीन दे आर रियल टॉपिक जो आप कवर करती हैं, एंड यू डू अ ग्रेट जॉब। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं आपको जी ये जो देवरानी जेठानी, मेरी माशाल्लाह से 3 जेठानियां हैं और मेरी शादी को ऑलमोस्ट 40 ईयर्स होने वाले हैं। आपको इस बात को जान के हैरत होगी कि आज तक कभी खट से पट नहीं हुई, मतलब एक बात हमारे दरमियान। और इसका सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि जो मेरी सबसे बड़ी जेठानी है वो मेरे हस्बैंड की फर्स्ट कजन भी है, और उन्होंने हमेशा अपना ऐसा रखा अपना रवैया सबके साथ बड़ेपन का, और सबको आगे लेके चली। कभी मतलब किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट या किसी तरह की कोई चीज उनकी तरफ से नहीं आई। तो जाहिर है जब उन्होंने एक पैटर्न सेट किया हमारे लिए तो हम उसको लेकर चले। और दूसरी मैं फिर हमेशा इस बात की मैंने कोशिश की कभी कंपटीशन ना हो किसी चीज में। जब आप कंपटीशन में आ जाते हैं ना कि फला ये है तो फला, तो उसी से लड़ाइयाँ। हमारे बच्चे भी साथ रहे, 1 साल से मैं साथ ही रही सबके, और कभी बच्चों में भी लड़ाई हुई तो कभी बड़ों ने इंटरफेयर नहीं किया। यू नो, लेट द चिल्ड्रन हैंडल देयर ओन डिस्प्यूट। तो इस चीज से बहुत बड़ी अहम बात आपने की है। यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कि अगर बच्चों की लड़ाई में बड़े पड़ जाएं तो फिर दरारें या फिर कड़वाहट बढ़ जाती है। बट ऑन अ लाइट हार्टेड नोट मुझे ये बताएं कि आप चारों की आपस में इसलिए तो इतनी अच्छी नहीं बनती थी क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो आप लोगों का कोई साझा दुश्मन या टारगेट तो नहीं था? कोई दुश्मनी नहीं। मेरे तो अपने पूरे ससुराल वाले अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी अच्छी उनके साथ रिलेशनशिप है कि मैं बहुत बेस्ट हूँ। मेरी नन भी बहुत ख्याल करने वाली, मेरी सास भी। और लेकिन आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है कि आप हर चीज को नेगेटिव ना लें, आप हर चीज में पॉजिटिव स्पिन डालें। अगर छोटी सी कोई बात बुरी भी लगी तो उसको इग्नोर करें। बड़ी तो कोई बात ऐसी नहीं, छोटी मोटी बातों से प्रॉब्लम शुरू होती है ना, जब आप हर छोटी बात को। अच्छा, ये बड़ी आपने अहम बात की। एब्सोल्युटली मैम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड फॉर रीइटरेटिंग। ये जो छोटी छोटी बात को अपने अना पे ले लेना, बिकॉज यू नो एट टाइम्स जो भी मसले हमारी जिंदगी में होते हैं वो तभी होते हैं कि हम ईगो को ड्राइविंग सीट में अगर बिठा दें। एंड दैट इज वेयर आई वुड लाइक टू टेक योर एडवाइस। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। वजिया, आपकी तरफ अगर लेके जाऊं कि बज़ाहिर बहुत छोटी बात होती है, लेकिन अगर किसी को दिल को बहुत ज्यादा वो लग जाए, वो सेंसिटिव फील कर रहा हो, तो फिर उस वक्त किसी दूसरे का क्या रोल है? यानी वहां पे हस्बैंड का रोल इंपॉर्टेंट है, सास का रोल इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऐसा लगता है कि रुतबे वाइज अगर देखा जाए, क्योंकि दोनों ही बहुएं हैं, दोनों ऑलमोस्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगी, तो हु नीड्स टू स्टेप इन इफ समबडी इज फीलिंग अ लिटिल हर्ट? Thank you Sidra for introducing me in the show and यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो मामलात होते हैं फैमिली के, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। इधर जो रिलेशनशिप्स होते हैं इनमें जब आपको 1-2 साल लगते हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, शुरू में एडजस्टमेंट फेज होता है, तो एवरीबडी इज एडजस्टिंग। उसमें जो है वो सास बहू भी आप ले लें, उसमें जो है फैमिली इन लॉज हो गए, वो जो अभी घर में आई होती है नई, वो भी एडजस्ट कर रही होती है। लेकिन हर किसी के लिए लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज होता है, तो एवरीबडी इज सेंसिटिव टू दैट। लेकिन
उसमें फिर ये होता है कि वहाँ पर अगर कोई भी छोटी मोटी चीज होती है तो ज्यादा दिल पर लगती है और वो जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है कि मतलब मुझे ऐसा कह दिया या मुझे इस तरह से बोल दिया। तो उस टाइम पर लेट गो करना बहुत जरूरी होता है। अगर हर चीज को हम कंट्रोल करने लग जाएंगे तो वो जो है फिर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े और केओस का जो है सही कह रही है। लेकिन साथ साथ तारीफ में मुझे लगता है कि थोड़ा सा लीवे देना पड़ता है। मिसाल के तौर पर जी जेठानी तो काफी अरसे से खाने पका रही है, उसके जायके भी लोगों को पसंद है, उसका रवैया भी लोगों को पसंद है, लेकिन नए आने वाले को स्पेस बनानी है और अगर उसके खाने का जायका मुख्तलिफ है जो कि होगा ही तो आप थोड़ा सा उसको स्पेस जरूर दें। अच्छा जी, इसमें एक एंगल और चले ऐड करते हैं कॉन्वर्जेशन में कि जेठानी की अमूमन ये भी ख्वाहिश होती है कि देवरानी उसकी पसंद से आए, क्योंकि वो भी तो एडिशन हो जाता है ना। पहले तो जी सास और नंदे अकेली लड़कियां देखने जाती होती थी, अब जेठानी की पसंद भी शामिल होती है। तो कोई ऐसी लड़की अगर ब्याह कर आ जाए जिसको शुरू में जेठानी ने इतना कोई ज्यादा मार्क्स नहीं दिए थे, ना पसंद आई थी, तब क्या होता है सलमा जी? तब ये होता है कि थोड़ी सी शुरू में तकरार होती है, थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है और जो आने वाली लड़की है उसको एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन नहीं सिद्रा, मेरी उसको महसूस भी हो जाता होगा कि ये मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती। लेकिन अगर जेठानी समझदार है और देवरानी में हौसला है, सब्र है, बर्दाश्त है और वो रिश्ते को आगे लेकर चलना चाहती है, इतने खूबसूरत रिश्ते को जाया नहीं करना चाहती, तो ये चीजें बहुत बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज जरूर ऐड करूंगी, जब आप आ जाते हैं ना तो आप अपने बन जाते हैं। जब देवरानी आ जाती है बिल्कुल पसंद नहीं होती, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कमाल होता है लोगों का। जब आप लोगों को बोलने की इजाजत दे देते हैं और अपने कान भरने की इजाजत दे देते हैं ना, तो वहां बात बहुत खराब हो जाती है। मेरा रिश्ता जो हुआ था भाभी की मर्जी के बगैर हुआ था, लेकिन जब मैं आई थी तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगी कि 6 इयर्स ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहते हुए मैंने कभी किचन में खाना नहीं बनाया था। और मुझे सारे ऊपर के काम जो बच्चियों को देते हैं ना, डस्टिंग कर लो, सर्विंग कर लो, बच्चों को पढ़ा लो, इस किस्म के काम मुझे देते। 6 इयर्स एक खातून ने लगातार मेरे पे इतनी मेहनत की। और अब मैं आपकी बातें सुन रही थी सबकी, तो मुझे याद आ रहा था और आज मैं रियलाइज कर सकती हूँ, भाभी थैंक यू सो मच, कि मुझे वो हर शादी हर फंक्शन में ऐसे लेके जाती थी कि ये मेरी चीज है, मेरी देवरानी है। और आज उसको ग्रूम करने में एक वाकई सिद्रा 28 इयर्स के बाद मैं सबिया की देवरानी ही हूँ। मेरा नाम पूरे ससुराल में मशहूर है, सबिया की देवरानी है। तो ये एक कमाल। लेकिन सलमा जी, इसमें बड़ी बात इम्पोर्टेंट, जैसे मेरे ख्याल में हमारी कॉलर ने भी कहा और आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कि ये तभी आता है जब जो बड़ी जेठानी है वो अपने बड़प्पन को और अपने उस रोल को उसी तरह एक्सेप्ट करे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है मैम, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं वाह कैंट से। जी हाँ जी, सब मैं आपसे मैडम ये शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस। आपका मौजू शो बहुत अच्छा होता है, देवरानी जेठानी का तो बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया। जी बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? हम जी माशाल्लाह से हम लोग 6 देवरानियां जेठानियां सारी इकट्ठी रहती थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे बच्चे भी साथ रहते थे और बहुत इत्तेफाक था, बड़ों की रिस्पेक्ट होती थी। सही। मैं सबसे छोटी थी और सारे मिल के रहते थे, काम मिलजुल के करते थे। और इस तरह अल्लाह मियां का लाख लाख शुक्र है, बड़ों के बच्चों की शादियां भी हो रही हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारे ही बच्चे हैं, सारे मिल के रहते हैं माशाल्लाह। अब 4 लोगों की, जब अल्लाह की मर्जी है, 4 लोगों की हमारी डेथ भी होगी, जेठानियों की, जेठ की भी, और उनके बच्चे सारे हमारे पास हैं अनमैरिड। मुझे ये बताइए कि कभी किसी जेठानी के मिजाज से आपको डर लगा है कि भाई बाकी तो सारी अच्छी है, एक जरा गुस्से की तेज है, इसके साथ पंगा नहीं हो सकता? ऐसा कभी हुआ? कभी भी नहीं। ऐसे लगता था जैसे हम बहने हैं, कभी एक दूसरे के बच्चों पे। ये देखिए, अभी तक मुझे जो मार्केट से खबरें आ रही है ना, मैं आपको बताऊं कि नंदों की शिकायत आती है, सास की शिकायत आती है, लेकिन जेठानी देवरानी की अल्हम्दुलिल्लाह शिकायतें नहीं आ रही। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। अस्मा जी, इस पे आप क्या कहेंगी? अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे कि जेठानी अपनी पसंद की देवरानी लाना चाहती है, कभी कभार जेठानी की ये भी तो ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ही बहन को देवरानी बना के ले आए, और ये फॉर्मूला हिट होता है या मिस होता है? वो बहनें ही रहती हैं या फिर वो जेठानी देवरानी वाला आंसर आ जाता है और अब कहीं अनबन होने लगती है और पावर स्ट्रगल बन जाती है? इस पे बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात कर रहे थे हम देवरानी और जेठानियों के बारे में, और खास तौर पे अगर आपकी जेठानी ने ख्वाहिश ये की थी कि उसकी बहन उसकी देवरानी बन जाए, और आमतौर पे अगर ये हो जाए तो क्या रिश्ता वाकई तब्दील होता है, पावर स्ट्रगल आती है। दो बहनें जिस तरह हमेशा से साथ रहती थी वैसी ही रहती रहेंगी। वजिया आप क्या कहेंगी, ये जो रिश्ते में तब्दीली आती है तो बहनों के रिश्ते पे असर पड़ता है? बिल्कुल, बहनों में अगर जैसे किस तरह का रिलेशनशिप है उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन सिबलिंग राइवलरी का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो भी अगर वो बहनें हैं तो भी, और इनकेस अगर देवरानी जेठानी बहनें नहीं भी हैं तो भी एक राइवलरी का भी जो है फीलिंग आती है शुरू में। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डिपेंड करता है कि वो बॉन्ड किस तरह से स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है। अच्छा, हम चाहेंगे कि इस वक्त जितने लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपने वाकई अपनी बहन को अपनी देवरानी बनाया है या दो बहनों की एक ही घर में शादी हुई है, तो जरा अपना एक्सपीरियंस भी हमसे शेयर करें। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं रिहाना बात कर रही हूँ कराची से। क्या हाल चाल है मैम आपके? अल्लाह का शुक्र, बहुत ज्यादा। आज तो खवातीन के नाजुक जज्बात को आपने छेड़ दिया है। हाँ जी, आप बताइए आपका इस मौजू पे क्या ख्याल है? मेरा इस बात पे यह ख्याल है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरी एक जेठानी थी और एक देवरानी थी और एक मैं थी, हम तीन थे। लेकिन तीनों का मसला थोड़ा सा इस तरीके का था कि जेठानी चूंकि छोटे, मेरी जो देवरानी थी वो मुझसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी थी और मैं दरमियानी थी। उनका हमेशा ये प्रॉब्लम रहा कि वो हमेशा मुझसे बहुत छोटी नन्ही बनती रही कि क्योंकि मैं देवर की बीवी हूँ तो मैं आपसे 10 साल छोटी हूँ, हालांकि उससे 10 साल बड़ी थी। वो हर जगह मुझे इंट्रोड्यूस कराती थी, जी ये जो है ये मेरे जेठ की बेगम है, हालांकि जेठ की बेगम बहुत छोटी थी ना। और जो मेरे जेठ की अच्छा, वैसे इसमें ये मैम आप ही से ये सवाल कर लेते हैं, मुझे बताएं कि वाकई जो रुतबा होता है, जाहिर सी बात है बड़ा बेटा है, बड़े बेटे की बहू को ज्यादा शायद अहमियत मिलेगी, उसका वाकई ताल्लुक उम्र से, एज से होता है, या ये अपने आप में क्योंकि अगर जेठ की बीवी है तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरा अपना तजर्बा है कि मैं सबसे एंड में भी आके गई थी और बड़ी बात नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी हैसियत सबसे ज्यादा अच्छी थी क्योंकि मैं सबसे फराइज पूरे करा करती थी ना, जैसे जो जिसका हक होता है वो पूरा किया करती थी। तो इससे मेरे जाने से बल्कि देवरानी और जेठानी के अंदर एक जंग चल रही थी कि जो बीच में आ गई हैं ये, चूंकि सारे फराइज अंजाम दे रही हैं तो वो समझो फिर वो अपने बदले फिर मुझसे लिया करती थी कि कैसे न कैसे मेरे घर पहुंच के बात करना कि आप क्यों करती हैं, क्या है। और मेरे फिर ससुर जब मुझे कहते थे कि मेरी अल्लाह जन्नत नसीब अता करे कि मेरी ये नई बहू मेरी चूड़िया है, और मेरी सास मेरे साथ हर वक्त बातें करती थी, तो उससे भी उन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि भाभी इस तरह इतना अच्छा क्यों करती हैं। बात दरअसल ये होती है जो अच्छा रहेगा ना, बस देवरानी हो के जेठानी हो, सब उसी को प्यार करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मैम कॉल करने के लिए। और आपने जो राइवलरी और जेलसी का फैक्टर है ये बड़ा रियल है। देखिए, हर इंसान में दोनों टेंडेंसीज होती हैं, अच्छाई की भी और बुराई की भी, हर एक में हमें एक शैडो साइड, एक डार्क साइड मौजूद है। आप क्या कहेंगे इस पे अस्मा, कि अगर ऐसी राइवलरी वाली सिचुएशन हो जाती है ना तो मुकाबलेबाजी बिल्कुल यकीनी है, और खास तौर पे फराइज के ऊपर मुकाबलेबाजी होती है। यानी अगर दोनों जेठानी देवरानी घर में रहती हैं तो इस बात पे अक्सर लड़ाई होती है कि घर का काम कौन करेगा, खाना आज किसने पकाया है। और फिर वक्त के साथ साथ अगर सास ससुर की तबीयत खराब हो जाए तो उनकी जिम्मेदारी निभाने में भी ऐसा लगता है कि कभी कभार मुकाबलेबाजी होती है कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, तुम अपना फर्ज अदा करो, ये हम ही क्यों देखते रहें। इस तरह की सिचुएशन से घर का माहौल खराब होता है, इस पे आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल सिद्रा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि देखिए दुनिया में ना कोई भी सिचुएशन यूटोपिया की सिचुएशन नहीं होती है, लेकिन हमारे जो एक्शंस होते हैं हमने अपने आप को कंट्रोल कैसे करना होता है। हमें एक तो ओवर रिएक्ट नहीं करना होता और हमें किसी भी चीज की कंपटीशन में नहीं जाना होता। आई एम वेरी थैंकफुल टू द टुडेज एजुकेशनल सिस्टम जो कि बच्चों की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको गुड और बैड बिहेवियर्स और कंट्रोलिंग की बैड बिहेवियर्स के टेक्टिक्स सिखा रहे हैं। सॉरी टू से, लेकिन हमारे जमाने में ना हमें कंपटीशन सिखाया जाता था कि साइंस पढ़ लो, फिजिक्स ही पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बस आगे बढ़ने। तो वो जो एक कंपटीशन की जो इंटेंशन लेकर जब हम चल रहे होते हैं ना, देन देयर इज द रिसेंटमेंट एंड देन देयर इज द रिमोर्स इवन इन द रिलेशनशिप्स ना। तो
تو لیکن جب ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اس سچویشن میں نا دیکھیے میڈیا بہت اچھا پلے کر رہا ہے کہ وہ دکھاتا ہے کہ ساس بہو نند بھاوج اور ان میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں تو اس کا جو اینڈ ہوتا ہے نا وہ اینڈ ریزلٹ اچھا نہیں ہوتا. تو ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا پڑے گا. اور جیسا کہ ابھی بات لیکن ابھی بالکل ہاں اسما جی، اسی میں اگر ایک اور میں لیڈ کوشچن ڈالنا چاہوں کہ اس میں نا ایک خاص کنبہ ہوتا ہے نا، وہ ساری چیزوں کو ان کا ورلڈ ویو ایک جیسا ہوتا ہے، وہ صحیح غلط ایک شیئرڈ کلیکٹو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. تو جو نیا آنے والا بندہ ہے یا جو اپنا اسٹرانگ مائنڈیڈ اگر بندہ ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ یار فلانی چیز میں زیادتی ہو رہی ہے، میری ساس یہاں پہ زیادتی کر رہی ہے یا میرے سسر کا رویہ اس فیملی میٹر میں صحیح نہیں ہے، تو وہ جو حق کی بات کرنے والا ہوتا ہے نا وہ برا بن جاتا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ یعنی اکثر ساس بہو میں اس طرح کی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتی ہیں، تو تیسرا جو دیکھنے والا ہے جس کا رشتہ بھی ویسا ہی ہے، وہ ساتھ دیتا ہے حق کا یا مصلحتاً چپ رہتا ہے؟ آپ نے کیا نوٹس کیا؟ دیکھیے وہ نا جو زیادہ تر جو ہے نا وہ ساتھ دیتا ہے، وہ مصلحتاً چپ نہیں رہتا. یا بلکہ اس کو چپ رہنا نہیں چاہیے، اس کو ساتھ جو ہے نا وہ حق کا دینا چاہیے. لیکن سوری ٹو سے وہ اپوزٹ ہو جاتا ہے. وہ کرتا کیا ہے کہ وہ جو پاورفل بندہ ہوتا ہے نا اس کا ساتھ دینا شروع ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کے اندر دیکھیے اور ان چیزوں کے اندر نا دیکھیے جو کمیونیکیشن جو ہوتی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر میرا ڈائریکٹ مسئلہ میری ساس کے ساتھ ہے نا تو مجھے ڈائریکٹلی انہیں کو کمیونیکیٹ کرنا ہے. جب میں دیورانی یا جیٹھانی کے تھرو جا کے کمیونیکیٹ کروں گی نا تو وہ بات کا نا پھر بدل جاتا. اور دس از ویری ویری کی. ہاں کمیونیکیشن دس از ویری ویری کی. اور یہ بات بلکہ میں سلما جی آپ کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. سلما جی آپ کیا کہتی ہیں؟ یہ جو انہوں نے بات کی نا اس میں 16 آنے سچی بات ہے کہ جو پاورفل ہوتا ہے نا اس کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے. اور اکثر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر جٹھانی نوٹس کر رہی ہے کہ میری دیورانی پہ برائی آئی ہوئی ہے تو اور میری ساس اس سے خفا ہے یا نند اس سے خفا ہے تو وہ بیچ بچاؤ نہیں کراتی. وہ کہتی ہے جہاں کا معاملہ ہے نا جو توپوں کا رخ اگر ادھر ہے تو ادھر ہی رہنے دو ورنہ یہ پلٹ کے میری طرف آ جائے گا. اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے سلما جی؟ خالی توپوں کا رخ نہیں میری طرف آ جائے گا بلکہ ان کی اپنی جو جتنی کی ہوئی غلطیاں ہیں برائیاں ہیں جہاں وہ بہت زیادہ سب کے درمیان میں وہ کہتے ہیں پکڑائی ہو گئی بھی تھی، ان سب کا ملبہ اس ٹائم وہ اس انسان پہ ڈال دیں گی اور بیچ میں بجائے صلح صفائی ہونے کے اپنے پرانے کیے ہوئے سارے معاملات دھو رہی ہوں گی. اور یہ بات ضرور ہے، میں ایک بات کہوں گی، ایک آمنا سامنا کرنا جیسے انہوں نے یہ بات کی ہے بہت اچھی کہ بات کرنا کبھی نہیں چھوڑے اور خود اپنی ڈائریکٹ بات کریں. جس سے لڑائی ہے چاہے دیور سے ہے، جٹھانی سے ہے، ساس سے ہے یا نند سے ہے، آپ ڈائریکٹ خود بات کریں. اور اس سے یہ ہوگا کہ جو چیز ہوگی اسی ٹائم یا تو ڈانٹ پڑ جائے گی یا بحث مباحثہ ہوگا اور بات لیکن آپ کلیئر کر لیں گے اور آرام سے کر لیں گے. میں تو ہمیشہ امی سے کہتی تھی اب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر ٹھنڈا پانی کا گلاس لے لیں. لیکن ایک بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گی، جب آپ یہ اپنے گھروں میں تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے لیکن کچھ ایسی فیملیز ہیں جہاں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جٹھانی کا لفظ جو ہے نا وہ ایک آپ پہ اثر چھوڑتا ہے کہ چاہے وہ چھوٹی تھی بعد میں آئی تھی یا کچھ بھی ہے، وہ ہمیشہ مرتبے والی بات جو ہے وہ یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ اوکے میں بڑی ہوں اور میں سربراہ ہوں، میری مرضی کے بغیر کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے گھر کے اندر. کچھ ایسی فیملیز ہیں جس میں جب وہ آ جاتی ہیں اور انہوں نے بڑی سٹرگل دیکھی ہوتی ہے، بڑے بوڑھوں کو بھی سنبھالا ہوتا ہے فیملی کے، تو اس کے بعد آنے والی دیورانیوں پہ باقاعدہ وہ ساس کی طرح حکم چلا رہی ہوتی ہیں. اور اس میں اکثر و بیشتر سدرا ایسا بھی ہوا ہے کہ بھائی بھائی سے کٹ جاتا ہے. بالکل. لیکن سلما جی اس کا آپ کو نہیں لگتا کہ ارننگ پاور آف دا ہسبینڈ سے بھی تعلق ہے؟ ہم اکثر دیکھیں ابھی ہم نے عمر کی بات کی بیکاز ہماری ایک کالر نے کہا تھا کہ میں اپنی دیورانی سے 10 سال عمر میں چھوٹی تھی لیکن پھر بھی وہ سب کے سامنے مجھے بڑا بنا کے پیش کرتی تھی. دوسرا مرتبہ آ جائے گا کہ بھائی بڑے بیٹے کی بہو ہے یا بیوی ہے تو یقیناً اس کی ایک اہمیت آ جاتی ہے. لیکن تیسرا ایلیمنٹ یہ کہ چاہے جٹھانی ہو یا دیورانی ہو، کہا جاتا ہے چلتی اس کی ہے جس کا ہسبینڈ سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے گھر کی آمدن میں. یہ بات تو بالکل آپ نے صحیح کی. اور اگر بڑا بھائی بالکل بہت مشکل سے زندگی گزر بسر کر رہا اور اگر چھوٹا بھائی فائنینشلی سپورٹ گھر کو بھی اور بھائی کو بھی کر رہا ہے پھر جیٹھانی کچھ نہیں بول پاتی ہیں. وہ چاہے بہت کوشش کرے، وہ مرچ مسالے ضرور لگا سکیں گی لیکن بول نہیں پائیں گی. اور لیکن یہ ہے کہ وہاں پر سدرا چھوٹی دیورانی بھی نا بہت برا روپ اختیار کر لیتی ہیں. پھر ان کو بس ان میں بڑی میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کھلا ہم رہے ہیں تو یہ کیسے بول سکتی ہیں. پھر وہ دیکھیں پھر وہاں تجربے کی کمی
ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا, پھر وہ غلطیاں بھی کرتی ہیں. احساس اور خلوص کی کمی میں یہاں پہ کہوں گی سلما جی, کیونکہ یہ اتار چڑھاؤ ہے, یہ زندگی میں کسی نے نہیں دیکھا کہ کس پہ اچھا وقت آئے کس پہ برا وقت آئے. فیملیز ہوتی ہے اسی لیے تاکہ ایک دوسرے کو سہارا دے سکیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات بھی سنتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جی, کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں, نسیم اختر میرا نام ہے. جی نسیم جی, کیا کہیں گے؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں نے بہت کم میں کال کرتی ہوں پروگرام کے اندر. بہت شکریہ میم. تو آپ کا پروگرام اچھا لگا آپ نے کال کیا, تھینک یو سو مچ. آپ سے نا بات کروں. جی مسئلہ یہ ہے کہ جو حق ہے نا اور جو اصول ہے نا اور جو بڑے چھوٹے کی عزت ہے نا, اس کے اندر آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں کمی آ رہی ہے. حالانکہ ایسے ہونے نہیں چاہیے نا. درانی جٹھانی کا جو درانی جٹھانی کا مسئلہ ہے وہ ابھی بہت کم ہے, لیکن جو اپنی ماں اپنے بچے کو لڑکے والے یا لڑکی والے سمجھا سکتی ہے نا, وہ دوسرا تیسرا نہیں سمجھا سکتا. ٹھیک ہے. اور جب لڑکی جب جاتی ہے جس گھر کے اندر, بڑوں کو چاہیے کہ اس کو وہ راستہ دے, وہ سمجھاتے ہیں. کیونکہ کسی بھی گھر کے اندر جب بندہ جاتا ہے اس کے فیملی کے اندر اس کی اونچ نیچ جو ہوتی ہے, نند یا ساس اسے سمجھائے یا بٹھائے, تو جو میں نے آج کل دیکھا ہے کہ بہت کم اسے وہ سمجھتے ہیں نا. جب تک لڑکی کو بالکل صحیح نسیمہ جی, وقت ہمارے پاس کم ہے. آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں, اور یہ کاؤنسلنگ, یہ ہینڈ ہولڈنگ بہت اہم ہوتی ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو ایک ذرا ٹیڑھی سی سچویشن پہ بھی بات کریں گے. بھی تو ہم نے رتبہ, عمر, آپسی جو تعلق ہے اس کی بات کی. اگر دیورانی جٹھانی میں بہت اچھی بنتی ہے, لیکن بعد خواستہ جس طرح بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ طلاق سیپریشن بھی ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے. اگر جس رشتے میں آپ نے اس سے دوستی کی تھی وہ آپ کی دیورانی تھی, لیکن دیور اور دیورانی میں اگر علیحدگی ہو جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے, تو کیا پھر بھی آپ سے ایک دوستی کا, خلوص کا رشتہ باقی رہ سکتا ہے یا نہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رشتے خلوص, اپناپن اور اپنائیت سے نبھائے جاتے ہیں, اور یقیناً اس میں اگر اتار چڑھاؤ آئے بھی, اگر سچویشن بدلے بھی, تب بھی وہ محبت اور خلوص آپ کے دلوں میں قائم رہتا ہے. مجھے یہ بتائیے, اب جو سوال ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے لوگوں سے کیا کہ اگر خدا نخواستہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں علیحدگی ہو جاتی ہے تو کیا اس رشتے کی وجہ سے بننے والے تمام رشتے, خصوصاً آپ کے سسرال میں جتنے رشتے ہیں, کیا وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں؟ اور ایسی مشکل گھڑی میں کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یکایک تمام تبدیلی آ جائے؟ دیٹس دا کی کوشچن. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے, لیکن سب سے پہلے یہ سوال وجیہ میں آپ کے پاس لے کے جاؤں گی. آپ نے اپنی پریکٹس میں کیا دیکھا ہے کہ اگر ایک خاتون کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس کے سسرال کے تمام رشتے, دیکھیں ساس اور نند کا اور سسر کا تو رشتہ بہت مختلف ہے, لیکن خصوصاً اگر دیورانی جٹھانی کی بات کی جائے, کیا یہ رشتے, یہ دوستیاں بھی چھوٹ جاتی ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈائنامکس دیکھنا بہت ضروری ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت اوپن ہوتے ہیں اس چیز کو لے کے, اور وہ اپنے ریلیشن شپ کو دوسرے اس پر ڈپینڈ نہیں کرتے. وہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری اگر دوستی ہے تو وہ پھر بھی قائم رہے گی, اگر کوئی اور چیز پہ افیکٹ آیا ہے, اگر ہسبینڈ وائف کی علیحدگی ہو گئی ہے تو وہ اس چیز کو اپنے اوپر نہیں لیتے اور وہ اپنا وہ ریلیشن شپ قائم بھی رکھتے ہیں. کچھ فیکٹرز میں ایسا ہوتا ہے, میں نے اپنی پریکٹس میں جیسے دیکھا ہے کہ جو ہے ہسبینڈ کا اگر روب اور دبدبہ زیادہ ہے اور اگر وہ نہیں چاہتے تو پھر جو ہے تھوڑا بہت ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہاں پر مجبوراً یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا پرائمری ریلیشن شپ کو سیو کرنے کے لیے جو ہے موسٹلی وہ ریلیشن شپ کٹ آف کر دیتی ہیں. ہاں, یعنی آپ کے ہسبینڈ کا اس وقت کیا رویہ ہے, گھر کا کیا ماحول ہے, کن حالات میں یہ طلاق علیحدگی ہوئی, یہ سب اہم ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی سچویشنز ہوتی ہیں, جس طرح اگر خدا نہ خواستہ وڈو ہو جانا ہے, یعنی آپ کے ہسبینڈ کا انتقال کر جانا, اس وقت فیملی کا کیا رویہ ہوگا؟ پہلے تو جی بہت اچھے تھے جب ہر کوئی انڈیپینڈنٹلی ارن کر رہا تھا, ابھی ہم نے اس سے ریلیشن شپ جوڑا کہ ارننگ پاور آپ کی بڑی اہمیت رکھتی ہے, آپ کے اخراجات کون پورے کر رہا ہے, کیا آپ اس کو انڈیپینڈنٹلی پورے کر رہے ہیں یا نہیں. اس کے علاوہ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ کچھ حضرات اگر دوسری شادی کر لیں تو فیملی کی اور خصوصاً جٹھانیوں کی, دیورانیوں کی سپورٹ
अपनी ओरिजिनल पहली वाली भाभी के साथ ही होती है। इस पे भी बात करेंगे। पहले जरा एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बोल रहा हूँ, काफी देर से ट्राई कर रहा था। एक्चुअली सब आपका टॉपिक चल रहा था सास, जेठानी, देवरानी और नंद का, और मैं उसी टॉपिक पे डिस्कस करना चाह रहा था। तो क्या मैं कर सकता हूँ उस पर? क्योंकि आपने जी असल में मैं खुद एक प्रैक्टिकल जिंदगी गुजार रहा हूँ जिसमें मेरे 3 बेटे शादीशुदा हैं, माशाल्लाह 3 बहू हैं, मेरी वाइफ मेरे साथ है। तो मेरी बीवी जो है, शी इज अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ योर प्रोग्राम। मैं ये चाहूंगा जिसमें वेरिएबल्स हैं कि आप जब लड़कियां शादी करके एक से नए घर में आती हैं तो सबसे पहला जो फीडबैक या आखिरी फीडबैक उनको मिलता है वो अपनी माँ की जानिब से मिलता है और बाप की जानिब से मिलता है कि तुम नए घर में जा रही हो। वहाँ पे उनकी एडजस्टमेंट, सही मेंटल एडजस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, जिस घर में वो जा रही होती है उस घर में किसी और की भी हुक्मरानी होती है और वो है माँ। ठीक है, माँ को आप रूल आउट नहीं कर सकते, जिसने उस घर को चलाना है और चला रही होती है, जिसके नीचे बेटे, इवन यहाँ तक कि उसका अपना शौहर भी होता है, तो उसको रिस्पेक्ट देना होती है। माँ का भी ये रोल है सास का, जो कि उसने अपनी बहू को अपनी बेटी बनाना है और उसको इस तरह लेके चलना है कि वो घर में एडजस्ट होती चली जाए। फरहत साहब, ये ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे होता है? मुझे बताएं, ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे होता है? एक वक्त तो आएगा ना जब सास बूढ़ी हो जाएगी और फिर वो अपनी देवरानी को यानी अपनी बड़ी बहू को चुनती है या छोटी बहू पे ज्यादा जिम्मेदारी डालती है। ये फैसला क्या चीज करती है? उसकी अपनी सलाहियत यानी बहू की सलाहियत या उसका मर्तबा, उसकी पोजीशन? देखिए, मोरलेस इसमें बहुत मेजर रोल जो है ना, यू कांट टीच न्यू ट्रिक्स टू ओल्ड डॉग्स। अब जो बुजुर्ग हो गया है ना, जो खातून बुजुर्ग हैं या बाप बुजुर्ग है, वो घर में हैं, हेड ऑफ द फैमिली हैं, उनको एक उनके नॉर्म्स हैं, उनकी डिक्टेशन है, बच्चे उनके अंडर हैं, उनके लिए तब्दीली का अमल बहुत डिफिकल्ट है और बहुत ही ज्यादा टफ होगा। नंबर 1, ये वो बच्चियां हैं और बच्चे हैं यंग, जिनका काम है कि वो एडजस्टमेंट कर सकें मिलजुल के, कि हमने इस घर में अगर रहना है तो हमने अपने माँ बाप को, अपनी नंद को, अपनी जेठानी को, देवरानी को लेके चलना है, अगर ज्वाइंट फैमिली में रहना है। अदरवाइज तो एंड क्या होता है? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फरहत साहब फॉर दैट कॉन्वर्सेशन। आपने अपना भी तजुर्बा शेयर किया। माशाल्लाह आपकी 3 बहुएं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। यही सवाल अगर मैं अस्मा जी आपकी तरफ लेके आती हूँ, जब जिंदगी के मुख्तलिफ दौराहे आते हैं, अगर जेठानी के ऊपर एक सौतन आ गई है, तब पूरे घर वालों का क्या रवैया होता है और उस वक्त देवरानी की सपोर्ट कितनी मैटर करती है? देखिए सिद्रा, उस वक्त डिपेंड कर रहा होता है कि जिस जेठानी के साथ ये सिचुएशन हुई है उनका अपना बिहेवियर कैसा था, क्योंकि उनका प्री बिहेवियर भी था ना इस सिचुएशन से पहले। तो प्री सिचुएशन उनकी बॉन्डिंग कैसी थी? अगर तो उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग थी सास के साथ भी और देवरानी के साथ भी, एंड शी वाज वंडरफुल, विमेन, तो फिर डेफिनेटली 100% जो सबकी एक रवैया होता है और सबका जो एक पॉजिटिव अटेंशन होती है वो उन्हीं को मिलती है। नए आने वाले को वो, और नया आने वाला जो कि वो ऐसे ही लगता है कि वो उनका हक छीन रहा है, उसके पास वो चीज की कमी होगी, उसको नहीं मिलेगी। लेकिन ये अदरवाइज भी हो सकता है। अगर तो उनका रवैया सही नहीं था, बॉन्डिंग नहीं सही थी, तो फिर देवरानी जो होती है वो खुश भी होती है, अच्छा चलो यार ये तो पहले ही ऐसी थी, अब नहीं आ गई है, तो नई के साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से। तो ये सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है आपके अपने ऊपर कि आप आपको कैसे लेकर चलते हैं। अच्छा, लेकिन लोगों को ये ना देखें, आपके अपने ऊपर भी डिपेंडिंग के अलावा भी देखा गया है कि माशरा बड़े गिरगिट की तरह रंग बदलता है। सलमा जी, आप क्या कहेंगी कि ऐसे रिश्तेदार जिनके साथ रोजाना का उठना बैठना था, एक ही घर में रहते थे, जब आप पे ऐसी मुश्किल की घड़ी बनी, जब आपके अपने हस्बैंड के साथ ताल्लुकात खराब हुए, तो उन्होंने भी साथ छोड़ दिया? और वही बात जिस तरह कहते हैं ना कि जिसका पलड़ा भारी होता है, अब बेटा तो बेटा है घर का, माँ बाप की अगर उसको सपोर्ट है तो फिर ऐसा लगता है कि जेठानी की सपोर्ट और बाकी देवरानियों की सपोर्ट भी उसी तरफ चली गई। आप कैसे देखती हैं?
इसको इन प्रैक्टिकल लाइफ? मैं इस तरह देखती हूँ कि रिश्ता एक होता है आपस का। मेरा अगर मेरी जेठानी के साथ या मेरी अगर कोई देवरानी होती तो उसके साथ जो एक रिश्ता होता वो एक अलग चीज है। मैं क्यों ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हाँ वो मेरे लिए कुछ बोल सकेगी जब तक कि मैं खुद नहीं अपने लिए बोलूंगी। और एक चीज क्लियर बताऊं सिद्रा, जब आपकी डिवोर्स की तरफ आप जा रहे होते हैं या आपके हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे होते हैं तो दुनिया जो है वो जो आपके पास आके सिंपैथी भी कर रही होती है ना, वो आपकी टांग खींच रही होती है। आपके बच्चों के लिए भी वो चीज बुरी है, वो सिंपैथी उस टाइम आपके लिए भी बुरी है और आपके बच्चों के लिए भी बुरी है। और इसमें जैसी आपकी आंख इधर हुई या आप घर से बाहर गए तो यही वो लोग हैं जो बैठ के सलामियां भी दे रहे होंगे और खुशियां भी मना रहे होंगे और ढोलकियां भी बजा रहे होंगे, इवन ये कि वो दूसरी शादी होगी। तो ये सारे रूप जो हैं मैंने देखे हैं, इसलिए उस टाइम आपका दिल बिल्कुल मर जाता है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन जहां तक आपने ये बात की कि रिश्ता बाद में क्या रहेगा, अगर हस्बैंड दूसरी शादी कर लेते तो क्या इन लोगों से आपकी मुलाकात रहेगी या आप फिर भी उसी अंदाज में मिलेंगे? एक चीज आप मिस कर रहे हो, बीच में बच्चे अगर आपके हैं, अगर तो ये डिवोर्स का पैटर्न या हस्बैंड की दूसरी शादी का पैटर्न शादी के बहुत अर्ली स्टेजेस पे हो जाता है जिसमें बच्चे बहुत छोटे हैं या बच्चे नहीं हुए हैं, तो आप बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट हो गए। फिर आप सबको कहेंगे ओके बाय, मैं इन लोगों के साथ ही नहीं रह रही। जो उनको भी टाइम दे रहे हैं उन्होंने भी आगे अगर हस्बैंड दूसरी शादी कर लेते हैं आपके तो वो देवरानी ही होंगी आपकी जेठानी की, वो उसी तरह फैमिली में जाएंगी, चाहे वो जितना मर्जी आपके लिए हिचकिचा रही हो, आपके सामने हिचकिचा रही हो, लेकिन बाय द टाइम वो फैमिली का हिस्सा बन चुकी हैं। इसको आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपकी डिवोर्स होगी या हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली और आपके बच्चे अपने ददेहाल से या अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकते, खून का रिश्ता है और कहीं ना कहीं मुलाकात होनी है, तो क्यों नहीं उसको बहुत अच्छे से लेके, बहुत रिस्पेक्टफुली लेके, जब बच्चों ने मिलना होता है तो सलाम दुआ होनी है, कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात है। मैं एक चीज जरूर सबसे ये बात कहूंगी, आप अपना दिल इतना हल्का कर ही क्यों लेते हैं? लोगों को ये क्यों एहसास दिलाते हैं कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत बुरा लगे, क्योंकि कोई आपकी तकलीफ पे रो नहीं रहा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और चाहे आपकी सगी बहन उस घर के अंदर बैठी हो, उसे भी वो रिश्ता निभाना होगा। जो देवरानी आई है ना आपकी सौत बन के, उसको वो रिश्ता निभाना होगा। तो क्यों आप किसी को इस तरह के सर्कमस्टांसेस में लेकर चलें? सिंपल सी बात है, आपकी लाइफ है, आपको टैकल करनी है। उस टाइम कोई रिश्ता नहीं रह जाता, कोई प्यार करने वाला नहीं रह जाता, कोई ऐसी जेठानी नहीं रह जाती जिसने आपके सर पे हाथ रखा और आपको बड़े अच्छे से ख्याल रखा है, इवन ये कि सास हो, ससुर हो, कुछ भी हो। लेकिन तो आपको हम ये देखते हैं सलमा जी, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन कई जगह देखा जाता है, अगर मर्द हजरात ये मनमानी करते भी हैं कि दूसरी शादी अपनी पसंद की, कई फैमिलीज बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लेती हैं कि भाई हमारी एक ही बहू है जो पहले आई थी और जो इस घर का हिस्सा है, तो वहां आप नहीं समझती कि देवरानियों की, जेठानियों की सपोर्ट उसी बहू के साथ है। लेकिन ये है कि फिर वो आप उस बहू को भी देखें, वो अपने माँ बाप के घर नहीं जाती, वो अपने ससुराल में रहती है। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज जिनको मैं जानती हूँ और उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया है सिद्रा, और पूरी फैमिली ने उन्हें उनका बायकॉट कर दिया है। वो ना उस लड़की से मिलते हैं, ना अपने बेटे से मिलते हैं, ना उनसे होने वाले बच्चों से मिलते हैं। उन्होंने साफ कहा कि हमारी एक ही बहू है, अगर उसके पास बेटा भी था, बेटी भी थी, अच्छी है, खूबसूरत है, आपकी खिदमत गुजार है, तो फिर तुम्हें दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं थी। यानी कि आपको इसको धोखा देने की जरूरत नहीं थी। और इतना स्ट्रांग डिसीजन, इतना स्ट्रांग स्टेप वही लोग लेते हैं जिनके वैल्यूज बहुत हाई होते हैं। सच्ची बात है, जिनका ज़र्फ बहुत हाई। बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा इकबाल, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। या आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजू बड़ा नाजुक है। बात यह है कि मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने घर में बड़ा हूँ, हम 2 भाई हैं, बल्कि 2 भाई थे, अब तक इनका इंतकाल हो गया। तो लोगों को भी ऐसा चस्का लगता है कि मेरे घर में खातून आई और हम लोग बड़े अच्छी तरह रह रहे थे, मेरी वाइफ और उसकी वाइफ अच्छी तरह रह रहे थे, तो ये खातून आके फरमाने लगी कि तुम लोग साथ रह रहे हो, अभी तक कोई खटपट नहीं हुई। यानी आप ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, यकीन करें कि कुछ ना कुछ हो। जो मेरा सवाल सलमा बहन से ये है कि देखिए टाइम नहीं है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, अगर कोई विक्टिम है, अगर कोई देवरानी या जेठानी में कोई भी विक्टिम है, बेचारी वो सफर कर रही है, अगर उसको साथ ज्यादती हो रही है, तो क्या तरीका है उसको टैकल करने का? क्योंकि हर एक का कुशादा दिल नहीं होता, रिश्ते निभाने के लिए आपको दिल बड़ा करना पड़ता है। हम ये थ्योरेटिकली तो कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। हाँ,
اچھا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار دیٹ دیٹ کوشچن. یا اس کو ہم نے کافی اس کانورسیشن میں کور کیا ہے. میرے ذہن میں ایک اور نقطہ آ رہا تھا جو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں آج کل کے ڈراموں کا بڑا موضوع بنا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہا جاتا ہے کہ بیوی بیوی ہے, بیوی اپنے ہسبینڈ کے معاملے میں بہت پوزیسو ہوتی ہے, ماں کو بھی کبھی کبھار برداشت نہیں کرتی, یعنی تبھی اس کی ساس سے انبن رہتی ہے, نند کو بھی برداشت نہیں کرتی کیونکہ بے شک وہ اس کے میاں کی بہن ہے, لیکن اگر وہ ٹو مچ انٹرفیئرنس کرتی ہے تو بیوی سے برداشت نہیں ہوتا. مجھے یہ بتائیے کہ جہاں کوئی دیورانی یا جٹھانی ایک خاتون یہ محسوس کرے کہ یار یہ میرے ہسبینڈ سے بہت زیادہ فری ہو رہی ہے اینڈ مجھے یہ بات صحیح نہیں لگتی, یعنی دیر ہیز ٹو بی اے باؤنڈری, تو یہ باؤنڈری کس طرح اس کا اطلاق کرایا جائے جبکہ آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں؟ سلما جی یہ سوال پہلے آپ مجھے اس کا جواب. بالکل یہ بات ٹھیک ہے, لیکن سب سے پہلے تو آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کرتے ہیں کہ چیزیں بگڑنی نہیں چاہیے. اگر آپ کھل کے آپس میں بات کر لیں, اور ایک اور بات بتاؤں, جس ٹائم آپ اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کریں گے نا یہ طریقہ کار غلط ہے, تو وہ کبھی نہیں سمجھیں گے یہ میں آپ کو ذاتی تجربے سے بتا رہی ہوں. وہ تو کہیں گے اچھا یہ کیا بات ہے, اگر میرے ساتھ میری بھابھی بات کر رہی ہے میرے لیے بیٹیوں کی طرح یا بہنوں کی طرح ہے, یہ کیا ہو گیا میرے بھائی کی بیوی, مت اس پہ جائیے گا. سمپل سی بات یہ ہے بولیں کہ یہ معاشرتی طور پہ اچھا نہیں ہے اور گھر کے بڑوں کو اچھا نہیں لگ رہا, تو مزید خرابیاں پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ جب بھی بات کریں درمیان میں کریں. کیونکہ میں بھی جو بات کرتی ہوں, چاہے میں دیور سے بات کروں چاہے میں جیٹھ سے بات کروں, میں لاؤنج میں بیٹھ کر بات کر رہی ہوتی. تھوڑی سی یہ چیزیں ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں. اور ایک اور بات میں, اور باؤنڈریز سدرا, جب یہ بات ہو رہی ہو تو ٹوکتے ہوئے دیر نہیں لگانی چاہیے. میں صاف کہوں گی جب کبھی آپ کی بات نہ سنی جا رہی ہو تو اس بات پہ ٹوکنے میں کبھی دیر مت لگائیے, لیکن ٹوکیے پیار سے, جیسے کسی کی دل آزاری نہ ہو لیکن بات سمجھ میں آ جائے. بالکل یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ کئی دفعہ گھروں میں یہ باؤنڈریز کلیئر نہیں ہوتی اور نئی آنے والی دیورانی بڑی جھجک رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ بھابھی تو بہت پہلے سے ہیں, ان کا ایک روب ہے, ان کا ایک مرتبہ ہے, ایک ان کی حیثیت ہے, میں کہوں گی بات تو بری لگے گی. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ باؤنڈریز لانگی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ان اناؤنسڈ آپ کے کمرے میں آ جانا. اسما جی کیا کہیں گی اس پہ؟ کوئک آپ کا کامنٹ اور اس کے بعد میں پروگرام. بالکل جی بالکل, باؤنڈریز ہونی چاہیے. اور باؤنڈریز ڈزنٹ مین کہ آپ بعض اوقات سبمسو اپروچ ہو جانی چاہیے, آپ کی باؤنڈریز ہونی چاہیے اور وہ آپ کو لوگوں کو ریئلائز کرانی چاہیے. جیسے کہ سلما جی نے کہا یو شوڈ اسپیک اپ, آپ کو بولنا چاہیے. اور بہت اسٹرانگ باؤنڈریز, آپ کی محبت, آپ کا خلوص, آپ کا احترام اپنی جگہ, لیکن ایک ہسبینڈ اینڈ وائف ایک ازدواجی زندگی کا تقدس ہوتا ہے اور اس کو کسی کو بھی کراس کرنے کی آپ اجازت نہ دیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اسما شکیل موجود تھی, وجیحہ غنی اینڈ سلما ظفر صاحبہ. آج کے ٹاپک کے لیے اتنا ہی, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.